नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता संध्या के बाद पर आधारित यह कार्यक्रम। यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। इस कविता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी और उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों, मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय तिवारी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हैं और हिंदी के जाने माने नाम हैं, हिंदी के सुप्रतिष्ठित आलोचक भी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आइए इनसे बातचीत करते हैं हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता संध्या के बाद पर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कुछ पंत जी का संक्षिप्त परिचय हो जाए। हाँ, बात तो ठीक है। सुमित्रानंद पंत पर्वतीय अंचल में जी उत्पन्न हुए थे। अल्मोड़ा का एक सुंदर रमणीय स्थल है कौसानी जी, वहाँ पर। और उनके जन्म के समय देश में स्वाधीनता की लहर आई नहीं थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बन रही थी। और बचपन में विवेकानंद अल्मोड़ा गए थे। उसकी स्मृति सुमित्रानंद पंत के बाल मन पर अंकित रही। आगे जब महात्मा गांधी वहां गए और वे उस समय स्वाधीनता आंदोलन का सूत्रपात कर चुके थे, सुमित्रानंद पंत पर उनकी बहुत गहरी छाप पड़ी। और उसके बाद पंत जी ने गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। वे कहाँ पढ़ रहे थे उस समय? अल्मोड़ा में ही। हालांकि बाद में उन्होंने शिक्षा दोबारा अर्जित की जी, और कुछ बनारस में, कुछ इलाहाबाद में, और बाद में इलाहाबाद में वे बस गए थे। अच्छा। बड़ी मजेदार बात यह है कि कुछ दिन के लिए वे इलाहाबाद के पास एक जगह है प्रतापगढ़। अच्छा। प्रतापगढ़ में राजा थे काला कांकर के जी दिनेश सिंह, जी, जिन्होंने स्टालिन की बेटी श्वेतलाना से विवाह किया था। ओ, तो दिनेश सिंह के यहाँ कुछ दिन थे और काला कांकर के जीवन का भी उन पर बहुत असर पड़ा। अच्छा। पंत जी के सारे साहित्यिक निर्माण पर दोनों चीजों का बहुत असर है। पर्वतीय क्षेत्र में अपना बचपन बीतने से उनके पास एक अलग दृष्टि थी प्रकृति को देखने की, क्योंकि वहाँ का सुंदर रमणीय वातावरण था और उनका प्रकृति चित्रण इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सराहनीय है। उसके बाद जब काला कांकर गए तो वहाँ उन्होंने गांव के और कस्बे के सामाजिक जीवन में जैसी विषमता देखी, उसका भी उनके मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा और वहाँ से उनके साहित्य में एक परिवर्तन आया और इस तरह उनकी दृष्टि अधिक व्यापक बनी। पंत जी की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी
कि पंत जी केवल कवि नहीं थे, गद्य लेखक तो थे ही बहुत अच्छे, लेकिन नाट्यकर्मी भी थे। अच्छा। और रूपांबरा तो उनका गीति नाट्य है ही। हाँ। उसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता की जी। 2 वर्ष उन्होंने रूपाभ निकाला जी। और रूपाभ हिंदी की अविस्मरणीय पत्रिका बन गई। जी। बल्कि रविशंकर के साथ भी उन्होंने रविशंकर के साथ उन्होंने काम किया जी। तो इस तरह अपने युग के महान राजनीतिज्ञों और महान कलाकर्मियों के साथ उनका संवाद था, संपर्क था जी। आगे चल के उन्होंने बहुत सारी रचनाएं, उनकी बड़ी महत्व प्रसिद्ध रचनाओं में ग्राम्या तो खैर एक युग प्रवर्तक रचना मानी जाती है जी। और छायावाद का शीर्ष मानी जाने वाली रचनाओं में एक है जी। फिर उनकी युगवाणी पल्लव कहते हैं कि उनका पल्लव थी जी। पल्लव तो छायावादी दौर की सबसे अच्छी रचना थी जी। ग्राम्या में उनमें कुछ परिवर्तन और विकास दिखाई पड़ता है जी। और पल्लव की भूमिका को तो छायावाद का घोषणा पत्र तक कहा जाता है। अच्छा। तो क्योंकि उसमें उन्होंने जो पुरानी रीतिवादी कविता थी, जो एक बधी बधाई परिपाटी पर चलती थी जी। उससे अलग कविता के नए सौंदर्य शास्त्र का और नए काव्य शास्त्र का ढांचा प्रस्तुत किया था। अच्छा। तो इस तरह सुमित्रानंद पंत विचारक भी थे, कवि भी थे, नाट्यकर्मी भी थे, संगीतज्ञों के साथ उनका संपर्क था और पत्रकार भी थे। रूपाभ जैसी और छायावाद के प्रतिष्ठित कवि तो थे ही। वो तो चर्चा हुई ही जी। तो वो थे ही। इसके बाद उनके बारे में 2 तथ्यों का उल्लेख उपयुक्त होगा जी। उन्हें 3 बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले अपने समय के। अच्छा। पहले साहित्य अकेडमी का पुरस्कार जी, और जो बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है देश का। दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ, अच्छा, जो हिंदी में कम लेखकों को मिला है और जो भारत की सभी भाषाओं के लेखकों को मिलता है, वो पंत जी को मिला था। और तीसरा उस युग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कार था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पंत जी को वो भी मिला। अच्छा। और उस पुरस्कार के बाद पंत जी की सोवियत संघ की पहली यात्रा हुई थी। अच्छा। और उस यात्रा से भी उनके अनुभव और लेखन में बहुत परिवर्तन आया, विकास आया। अभी हाल में 2015 में अच्छा, सुमित्रानंद पंत पर डाक टिकट निकला था। अच्छा, भारत सरकार ने डाक टिकट निकाला। तो इससे भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में उनके महत्व का परिचय मिलता है। सुमित्रानंद पंत जिस तरह अपने दौर के प्रतिनिधि कवि थे और छायावाद के सबसे कोमल, सबसे सौंदर्यपूर्ण कवि माने जाते थे, उसी तरह आज की पीढ़ी के लिए भी वे एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रचनाकार बने हुए हैं। ये उनका बहुत महत्व है। डॉक्टर साहब, आपने पंत जी का जो इतना परिचय दिया है, उससे उनकी कविता की समझ में विस्तार हमें देखने को मिलता है और एक पृष्ठभूमि तैयार होती है कि हम पंत जी की कविता को किस प्रकार समझें। डॉक्टर साहब, इसी से आपने कहा कि वे प्रकृति के सुकुमार कवि थे और हम देखते हैं कि ये संध्या के बाद जो कविता है ये प्रकृति वर्णन से ही शुरू होती है। मैं उनकी कुछ कविता के अंश को पढ़ना चाहता हूँ। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृहद जिन्न विश्लथ केंचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल। इसमें जो ये प्रकृति चित्रण किया गया है, इस प्राकृतिक दृश्य की विशेषताएं क्या हैं? बहुत अद्भुत चित्रण है, जैसा आपने पढ़ा और पढ़ते समय आप जिस तरह भाव विभोर थे उससे भी स्पष्ट है। आप देखें कि इसमें एक तरफ सूर्यास्त का बिंब है और दूसरी तरफ उस सूर्यास्त की झलक नदी में दिखाई पड़ रही है। तो आकाश है, क्षितिज है और नदी है, उसका जल है। दो चित्र जो धरती से आकाश तक व्याप्त हैं, इनके साथ उन्होंने सूर्यास्त को सजीव करने की कोशिश की है। अच्छा। तो ये जो विराटता है दृश्य की, ये इनके प्रकृति चित्रण की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता ये दिखाई पड़ती है कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। तो जब शाम होती है और सूरज डूबने लगता है तो एक लालिमा आ जाती है। तो उस लालिमा की
कल्पना पक्षी की तरह की गई है जो अपने पंख समेटकर तरु के शिखरों पर जाकर बैठ गई है। क्या बात है। तो ये जो इसका गतिमय चित्र है, केवल विराटता नहीं है, उस विराटता के साथ दृश्य के अलग अलग अंगों में गतिमयता भी हमें दिखाई पड़ती है। ये दूसरी चीज है। फिर इसी तरह आप देखें, ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। सूर्य डूब रहा है और नदी में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये स्तंभ है सूर्य का, और इस स्तंभ का जो सूर्य है वो क्षितिज पर डूब रहा है। तो इसकी भव्यता और इसका सौंदर्य देखने लायक है। क्या बात है। तो इस तरह से जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसे उन्होंने सरिता में धंसा हुआ ज्योति का स्तंभ कहा है। और वृहद जिह्न विश्लथ केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। तो सूर्य का तो ठीक है, संध्या है तो सूर्य डूबा, लेकिन जिस गंगा जल पर उसका अक्स पड़ रहा है वो गंगा जल भी चितकबरी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिह्न शब्द जो है इसका अर्थ होता है बांका, टेढ़ा, घुमावदार या सर्पिल। अच्छा। तो नदी की धारा तो कभी बिल्कुल सीधी साधी ढंग से नहीं चलती, वो तो घुमावदार ढंग से चलती है। तो जो घुमावदार नदी है वो लग रहा है जैसे केचुल उतार रहा हो सांप। अच्छा। और केचुल उतारते समय जैसे शिथिल हो जाता है सांप, तो नदी भी संध्या के समय कुछ शिथिल दिखाई पड़ रही है। और वो झिलमिल करती हुई धारा केचुल की तरह चितकबरी दिखाई पड़ रही है। और इस तरह से आप देखें कि उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों के जरिए और बिंब उपस्थित कर दिया एक तरह से, इनके जरिए उन्होंने एक पूरा एक समग्र बिंब निर्मित किया। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता इन तीनों बातों के साथ ये है कि अलग अलग अंश अपने में तो सुंदर हैं, लेकिन सब मिलके एक बड़ा बिंब बनाते हैं, संश्लिष्ट पैदा करते हैं। बिंब तो संश्लिष्ट होता ही है। बिंब बनता ही तब है जब हम कई तरह के संदर्भों को एक प्रतिनिधि चित्र में बदल पाते हैं, जो चित्र कई दिशाओं में संकेत कर सके, जो अपने उस विषय का प्रतिनिधि चित्र बन सके, वही बिंब होता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने पंत जी की प्रकृति चित्रण की जो मोहकता है उसको यहाँ उद्घाटित किया, परंतु हम पढ़ते हैं इस कविता को तो इसमें जीवन की वास्तविकता के भी अनेक चित्र दिखाई देते हैं। जैसे तट पर बगलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। अब ये जो अंतर रोदन है ये किस ओर इंगित करता है? यहाँ मैं एक पिछले संदर्भ से बात जोड़ते हुए चर्चा करना चाहता हूँ। इसके थोड़ा आगे आप चलेंगे तो फिर प्रकृति उनको याद आती है। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर। गोरज यानी जो शाम के समय गायें लौटती हैं और उनके चलने से धूल उड़ती है, वो गोरज है। संध्या के समय, गोधूली के समय की रज, गोधूली के समय की धूल, वो ऊपर से आती हुई किरणों से रंग गई है। तो ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ण किरण है और वो जल रही है, क्योंकि धूल में वो रंग पड़ रहा है तो जलता हुआ लग रहा है, क्योंकि सोना पीला आग की तरह से। और वो जो है जलकर बादल की तरह छा रही है। क्या बात है। तो धरती से आकाश तक तो है, धरती से आकाश की तरफ उड़ती हुई धूल का सौंदर्य इतना दिव्य है, ये यहाँ पर है। इसका उल्लेख इसलिए किया गया कि आप यहां देखें कि अब तक बूंद के कण को सूर्य की किरण से रंगते देखा जाता था, लेकिन धूल के कण को सूर्य की किरण से रंगते हुए देखना ये एक बिल्कुल अप्रत्याशित नई दृष्टि है। यहां जीवन में शाम को गायों का लौटना जिस तरह की सुखद अनुभूति देता है, उस सुखद अनुभूति का प्रतीक है स्वर्ण किरण। अच्छा। तो आंतरिक साम्य पर पंत जी अपने चित्रों का निर्माण करते हैं। ये जो विधवा वाला प्रसंग आपने रखा जी, आप इसमें देखें कि ये भी यथार्थ का चित्रण तो है, लेकिन इस यथार्थ चित्रण की दो विशेषताएं हैं जी। एक, वो बगुलों जैसी वृद्धाएं और विधवाएं, बगुले सफेद होते हैं जी, विधवाओं के वस्त्र सफेद होते हैं और वृद्धाएं भी सफेद वस्त्र पहनती हैं, तो ऊपरी साम्य है ये। अच्छा। लेकिन वो विधवाएं और वृद्धाएं बगुले सी तप में लीन है। बगुला तप में लीन रहता है, इसका मतलब क्या है? वो ध्यान लगाया रहता है, जैसी मछली दिखाई पड़ती है उसे ले लेता है। विधवाओं के जीवन की इच्छाएं अतृप्त रहती हैं,
वृद्धाओं के जीवन की भी इच्छाएं खत्म नहीं हुई होती। जी जी जी। लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी अवस्था, उनकी स्थिति अनुमति नहीं देती, या कम से कम सामाजिक प्रतिबंध ऐसे होते हैं कि अनुमति नहीं होती। तो उनके भीतर जो अतृप्ति है, वो ध्यान लगा रही है जप में, लेकिन मन लगा हुआ है कहीं और। इस आंतरिक वेदना और विडंबना को उन्होंने बगुले से तुलना करते हुए उभार दिया है। तो ऊपर से देखने में तुलना उपहास परक लगती है, लेकिन भीतर से वो तुलना उपहास नहीं है, वो विडंबना मूलक है। और ये पंत जी की अद्भुत दृष्टि है कि वो इस विडंबना का परिचय देते हैं। दूसरी छोटी सी बात का उल्लेख ये करना आवश्यक है कि सौंदर्य चित्रण में आप देखें कि मोहकता है और यथार्थ चित्रण में विडंबना है जी। और इस तरह कविता मोहकता और विडंबना इन एकदम विपरीत लगने वाले भाव प्रसंगों से रची गई है। इसलिए ऊपर से सरल होते हुए भी कविता का आंतरिक गठन सरल नहीं है। जी जी जी। पर मैं देख रहा था कि इस कविता में हालांकि उन्होंने जो जीवन है उसे भी प्रकृति से जोड़ा है, पर कविता में देखता हूँ कि अनुप्रास अलंकार और अनेक उपमा अलंकार, आपने अनेक अलंकारों का उल्लेख भी किया। तो इस कविता में ही सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल। अब ये जो अनुप्रास है, ये जो आवृत्ति है, वर्णों की आवृत्ति है, क्या ये बाधित तो नहीं करती इनकी रचना विधान को? हाँ, ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है। अलंकरण तो ऊपर भी था जी, उपमा उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का और मानवीकरण इत्यादि अलंकारों का उल्लेख हुआ। हालांकि मानवीकरण छायावादी कविता में सिर्फ अलंकार नहीं है। छायावादी कविता आधुनिक युग के उस दौर की कविता है जो विज्ञान आ गया है और भारत में स्वाधीनता आंदोलन आरंभ हो गया है। तो विज्ञान ने कई बातें की, जैसे ईश्वर की सत्ता को उसने संदिग्ध बना दिया। दूसरी तरफ विज्ञान ने प्रकृति और मनुष्य के बीच गुणात्मक अंतर नहीं है, जड़ और चेतन वाला पुराना दार्शनिक अंतर नहीं है, बल्कि प्रकृति से मनुष्य तक एक ही निरंतरता है। तो जड़ ही परिवर्तित होकर चेतन बनती है, चेतन ही परिवर्तित होकर जड़ बन जाती है। ये वैज्ञानिक धारणा है। ये वैज्ञानिक धारणा है। जी। तो पंत जी उस दौर के कवि हैं। तो ये जो मानवीकरण है, जो प्रकृति है वो मनुष्य की तरह है, मनुष्य है प्रकृति की तरह है, एक तो ये इसके पीछे दार्शनिक आधार है, एक आधुनिक बोध भी है। वो आधुनिक बोध, वो आधुनिक बोध से पैदा होने वाला दार्शनिक आधार है। तो एक ये दार्शनिक आधार है, लेकिन साथ साथ आप देखें कि ये जो रूपांतरण वाली बात मैंने कही आपसे, सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल सा की इतनी आवृत्ति है, ये एक तरह का चमत्कार तो दिखाता है। लेकिन आप देखें कि ये जो चमत्कार है, दृश्य के चमत्कार को आलंकारिकता का चमत्कार बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? अगली ही पंक्ति देखें, अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल। लवोपल पंत जी का बनाया हुआ शब्द है। अच्छा। लव अलग शब्द है, उपल अलग शब्द है। उपल का मतलब तो पत्थर है, लेकिन लव का अर्थ होता है हिम का कण। अच्छा। तो यहाँ लवोपल है ओस की बूंद या हिम का कण या एक छोटा सा वो बर्फ का टुकड़ा, मतलब ये। तो आप देखें, वायु पिघल गई तो सलिल बन गई, जल बन गई। जल अपना गति द्रव खो देता है तो वो लवोपल बन जाता है। और इस तरह एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। जी। तो ये जो सृष्टि के भीतर का रहस्य है, जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से समझ में आता है, उसको चित्रित करते समय पंत जी अनुप्रास का सहारा लेकर पाठक को बांधते हैं। और अनुप्रास का चमत्कार तो सब कवियों को आकर्षित करता है, तो पाठकों को भी करता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए मैंने कहा कि अलंकरण इस कविता में सहायक है, भाव के उत्कर्ष में बाधक नहीं है। क्या बात है। मैं इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो ये अनेक हमें जीवन के चित्र, विडंबनाओं के चित्र दिखाई देते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके काव्य विकास का ये एक ऐसा चरण है जिसका उल्लेख आपने भी किया
कि काला कांकर में गए थे और वहाँ ग्राम जीवन से इनका साक्षात्कार हुआ था। तो ग्राम जीवन के साक्षात्कार से जीवन की जो विषमताएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, वे वहाँ से उन्हें प्राप्त हुई हैं, क्या हम कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं जी। क्योंकि आप अगर देखें तो पल्लव में उस तरह का सामाजिक यथार्थ बोध नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य बोध तो अप्रतिम है जी, लेकिन सामाजिक यथार्थ बोध ग्राम्या में पहली बार दिखाई पड़ता है, जो आगे युगवाणी में और विकसित होता है, अन्यत्र दिखाई पड़ता है। तो काला कांकर के उनके जीवन से इसका संबंध तो है, क्योंकि वहां उन्होंने जीवन को एक दूसरे रूप में पाया। अच्छा, पर्वतीय अंचल में उस तरह की विषमता तब शायद नहीं रही होगी उस दौर में जी। तो पंत जी के अनुभव में वो वहां आ नहीं सकता था। हाँ, वो 1910 का जमाना था। हाँ, ये 1940 15 जी 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 उस समय वो नहीं जी था संकट जी। और 40 में भी मुझे लगता है कि पर्वतीय अंचल में वैसी विषमता नहीं थी जैसी जैसी इन क्षेत्रों में थी। जी जी जी। तो और प्रतापगढ़ अवध का क्षेत्र ये तो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, गरीबी का क्षेत्र था। बहुत लंबे समय से वहां से निकल के लोग बाहर जाते थे। भोजपुरी अवधि में विदेशिया नाम का एक काव्य रूप है लोक संस्कृति में, वो इसीलिए है कि वहां के लोग विदेश चले जाते थे तो नौकरी करे कमाने जाते थे ना। आपने जो सवाल उठाया तो उस यथार्थ बोध को कविता कैसे धारण करती है। आप देखें, एक चित्र आपने वृद्धा और विधवा का दिया, आगे एक बुढ़िया आती है जो सौदा खरीदने गई है, उसके अलावा तरह तरह के और चरित्र आते हैं। तो ये जो जीवन के चरित्र हैं, ये सब उन्होंने जिस तरह के चरित्र हैं इस कविता में, वो उन्होंने काला कांकर में ही देखे। अच्छा, इस कविता में एक जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात भी आती है, तो वो व्यवस्था परिवर्तन की बात किस ओर इंगित करती है? हाँ, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो है। अगर आप गौर करें जी, तो व्यवस्था परिवर्तन का स्वप्न कौन देख रहा है? कहते हैं, क्या यह संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन? अच्छा, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। ये आय व्यय का वितरण से क्या कहना चाहते हैं? आप जानते हैं जी कि कार्ल मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, यही था कि श्रम सारे विनिमय मूल्य का सृजन करता है, लेकिन विनिमय का अधिकार श्रम के हाथ में नहीं होता। विनिमय को कैसे समझें? विनिमय का मतलब जो सामान पैदा हुआ वो ग्राहक तक पहुंच जाए। अच्छा, तो वितरण व्यवस्था जिसको कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी उसी तरह का एक है। दुकानें और मॉल उसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वितरण की प्रणाली है, इसका स्वामित्व श्रम के हाथ में नहीं है, जबकि सारा उत्पादन श्रम करता है और इसलिए जो विनिमय मूल्य है उसको तो पैदा श्रम करता है, लेकिन विनिमय अपने मूल्य पर नहीं होता। विनिमय में फिर लाभ के और दूसरे तमाम तरह के पक्ष जोड़े जाते हैं। तो ये जो जुड़ता है, इसके कारण जो उत्पादक है उसकी आय एक नगण्य अंश होती है, लेकिन जो वितरण करता है उसका मुनाफा एक अलग प्रकार का बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। ऐसा कह सकते हैं कि समाजवाद का सपना देख रहे हैं? प्रकारांतर से तो वही बात है ना। इसीलिए आप देखें कि जो सृजन करता है अपने उत्पादन का उसे कितना मिला, और जो उसका वितरण करता है जिसका सृजन से कोई लेना देना नहीं है, उसको कितना प्राप्त होता है। ये जो विषमता है, इस विषमता से क्षोभ हो रहा है जिस व्यक्ति को यहाँ पर, वो ये सपना देख रहा है कि जग की व्यवस्था में परिवर्तन हो, क्या बात, और सकल आय व्यय का वितरण किस आधार पर हो? कर्म और गुण के आधार पर हो। अच्छा, जो वितरण करने वाला है न वो तो उत्पादन का कर्म करता है, न उसमें वो गुण है। तो कर्म और गुण से रहित व्यक्ति सारा लाभ प्राप्त करता है और कर्म और गुण से जुड़ा व्यक्ति सारे लाभ से वंचित होता है। वाह। इस अन्याय और विषमता को समाप्त करने का सपना यहां देखा जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि इसके बाद दो शब्दों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। तो सामूहिक जीवन की कल्पना है। जब विषमता होगी तो समाज विखंडित होगा, जीवन सामूहिक नहीं होगा, जीवन खंड खंड में होगा। उसके बाद जन विमुक्त हो जन शोषण से। उत्पादन करने वाले को नहीं मिलेगा, वितरण करने वाले को सब मिलेगा, तो ये एक प्रकार का शोषण है। इस शोषण को समाप्त करने का सपना है। क्या बात है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि यहाँ
ये सपना जो चरित्र देख रहा है वो कस्बे का, गांव का एक छोटा सा बनिया है और वो बनिया अपने एक तरफ शहर के महाजन को देखता है और कल्पना करता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी तरह मैं भी बन जाऊं, और दूसरी तरफ वो जानता है कि नहीं बन सकते, जैसे छोटी मछली और बड़ी मछली का रिश्ता होता है। तो इसलिए ये सपना तो देखता है समाजवाद का, समानता का, आय व्यय के बराबर वितरण का, लेकिन कविता जहां समाप्त होती है वो फिर एक विडंबना का संकेत है कि जैसे ही एक बुढ़िया सौदा लेने आती है उसकी दुकान पर और वो पंक्ति है, आध पाव आटा लेने। वो इतनी गरीब है कि आधा पाव आटा खरीदती है तब उसकी रोटी बनती है। क्या बात है। और उस आधा पाव आटा को बेचते समय वहां भी वो गांव का बनिया डंडी मार देता है। क्या बात है। और इस तरह वे कितनी विडंबनाओं का सृजन करते हैं अपने यथार्थ चित्रण में, ये हमारे देखने की बात है। डॉक्टर तिवारी, आपने इस कविता के प्रारंभ में जो प्रकृति की मोहकता है और अंत तक पहुँचते पहुँचते जो जीवन की विषमताएं हैं, विडंबनाएं हैं, उनको अच्छे से खोलकर हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए उपस्थित कर दिया है। मैं आपके इस व्याख्यान से, इस साक्षात्कार से बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को विस्तार प्रदान करता है, नए आयाम प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो अपने साथियों से, अपने अध्यापकों से चर्चा करें और हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।